हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सिक्स अलायंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम भारतीय संविधान की सीरीज़ के तहत है वो बजट और प्रमुख विधेयकों के बारे में देखेंगे। और हमने लास्ट लेक्चर में है वो संसदीय शब्दावली और उसके प्रमुख तथ्यों को देखा था। और होपफुली आपको सारे लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और संसदीय प्रस्ताव जो शब्दावली थी उसको लगभग हमने वो कंप्लीट कर लिया था। और आज हमें वो बजट और प्रमुख है वो विधेयक देख लेंगे। और उसके बाद में हमारा संसद में एक टॉपिक है वो बाकी रह जाएगा, जो कि कौन कौन से वो प्रमुख प्रस्ताव है उनसे संबंधित है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आज देखेंगे कि बजट क्या है और बजट के आगे का प्रोसेस क्या है, और इससे संबंधित कुछ बजट से संबंधित यानी वित्तीय प्रावधानों से संबंधित है वो विधेयक कौन से हैं उनके बारे में देखेंगे। हालांकि यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है कि जो हमने चार पहले विधेयक देख लिए थे वो विधेयक है वो अलग है। उसमें साधारण विधेयक, धन विधेयक, विविध विधेयक, 117(1), 117(3) और संविधान संशोधन विधेयक वो अलग चीज़ है। और ये विधेयक है वो बेसिकली बजट या वित्त से संबंधित है, इनके आसपास ही उनकी विधेयक को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि बजट क्या है। तो बजट ये होता है कि किसी का बजट तैयार करते हैं, नहीं किसी, जैसे हम किसी फर्म का, तो उसमें ये होता है कि जो पूरे साल का जो आय व्यय का जो लेखा जोखा होता है, यानी पूरे पूरे साल के आय व्यय का लेखा जोखा, इसको हमें वो बजट कह सकते हैं। ठीक है। और लेकिन भारतीय संविधान में है वो स्पष्ट रूप से वो बजट शब्द का है वो कहीं प्रयोग नहीं किया गया है। हालांकि बजट कहते हैं कि हम अक्सर कहते ही है कि बजट प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन वो बजट है वो भारतीय संविधान में उल्लेखनीय है। भारतीय संविधान में है वो आर्टिकल 112 के तहत है बजट की जगह है वो वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी आर्टिकल 112 के तहत है वो वार्षिक वित्तीय विवरण है जो राष्ट्रपति की स्वीकृति से वो रखा जाता है। तो इसमें है वो बजट शब्द का है वो कहीं उल्लेख नहीं किया गया है, ये चीज़ है वो इसमें ध्यान रखना। और इसमें 112 के तहत ये लिखा गया कि जो वित्तीय वर्ष है और उसके समक्ष है वो आम बोलचाल में इसको कह सकते हैं, हम ज़्यादातर बोलते हैं कि बजट पास किया जाता है, लेकिन ये है कि राष्ट्रपति के कहने पर है वो बजट है वो संसद के सामने रखा जाता है, नहीं वार्षिक वित्तीय विवरण जो पूरे साल का लेखा जोखा होता है। और इसमें जो वित्तीय वर्ष की बात की जाए जिसमें लिखा है वित्तीय, तो ये भी देख लेते हैं। वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में होता है। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। वित्तीय वर्ष ये, और 112 के तहत है वो वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। और बजट का अर्थ होता है कि पूरे साल के आय व्यय का है वो लेखा जोखा, नहीं हिसाब किताब देना, उसी को है वो बजट कहा जाता है। और बजट से संबंधित अगर पूछा जाए कि कोई महत्वपूर्ण समिति है, तो इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण समिति है जिसका ध्यान रखना है, एकवर्थ समिति। ये बजट से संबंधित महत्वपूर्ण समितियों में से एक थी एकवर्थ समिति। हालांकि अभी ये 2017 में है, इसको चेंजेस किया गया है। उससे पहले ये होता था कि जो रेल बजट होता था और जो आम बजट, ठीक है, दो तरह के बजट पेश किए जाते थे। तो जैसे एक होता था रेल बजट, ठीक है, और एक होता था आम बजट। तो अब 2017 के बाद में क्या है कि इसको है वो मर्ज कर दिया गया, ठीक है। और अब एक ही बजट को बनाकर 2017 से अब कंटिन्यूस ये व्यवस्था कर दी गई कि जो बजट आएगा वो दोनों एक साथ आएगा, अलग अलग बजट नहीं आएंगे। इस चीज़ का है वो इसमें उल्लेख किया गया कि एक होगा रेल बजट, आम बजट, पहले दोनों अलग अलग होते थे, अब दोनों है वो एक साथ है वो प्रस्तुत किए जाएंगे, ठीक है। और
बेसिकली एक बार हम थोड़ा सा हल्का देख लेते हैं कि जो इसमें बजट में जो प्रमुख आय होती है वो होती कहाँ से। तो पहला आय होती है वो संचित निधि से होती है, ठीक है। पहली आय संचित निधि से, जो उस पर भारित राशि होती है उससे, और दूसरा अन्य, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि जो संचित निधि है उसमें क्या आता है, संचित निधि, ठीक है। और संचित निधि में है वो क्या क्या आता है, वो चीज़ है वो ध्यान रखनी है। तो उसको एक अलग स्लाइड में ले लेते हैं, संचित निधि, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले है वो देखेंगे कि जो प्रेसिडेंट के, राष्ट्रपति के वेतन भत्ते, राष्ट्रपति के वेतन भत्ते व अन्य जो भी सुविधाएं वगैरह। और दूसरा फिर आ जाएगा राज्यसभा के जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, उसके बाद में लोकसभा के स्पीकर और वाइस चेयरमैन। तो ये चीज़ों के इनके लिए भी है वो ये संचित निधि पर भारित होते हैं। और उसके बाद में जो ऋण अदायगी वगैरह होती हैं, जो ऋण वगैरह होते हैं वो भी संचित नीति पर भारित होते हैं। और इसमें ये ध्यान रख देना है कि जो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के जो जजेस के होते हैं इनके वेतन भत्ते। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखना, जजों के वेतन भत्ते। और एक चीज़ ये ध्यान रखना कि हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी पेंशन यहाँ से दी जाती है, यानी सेंटर के कंसोलिडेटेड फंड से दी जाती है, ठीक है। संचित निधि से हाई कोर्ट के जजों की जो पेंशन होती है वो यहाँ से दी जाती है, लेकिन वेतन भत्ते वो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। लेकिन जो हाई कोर्ट के जजेस का जो पेंशन दी जाती है वो है वो यहाँ स्टेट वाले कंसोलिडेटेड फंड से दी जाती है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो सीएजी, ठीक है, सीएजी। तो ये और भी कुछ तथ्य हैं, लेकिन मेन ये तथ्य हैं जिसके जहाँ पे संचित पर है वो संचित निधि पर, ये इसको एक तरह से नाम कहेंगे भारित व्यय, ये भारित व्यय, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे कि जो जैसे ही बजट है वो जो वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण रखा जाता है। उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण विधेयक आते हैं। तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे कि आर्टिकल 113, ठीक है, आर्टिकल 113, यानी जब तक इस पे जो और भी बहुत सारे विधेयक आएंगे अनुदान को लेकर, लेखा अनुदान, जो भी जितने भी विधेयक आएंगे, विनियोग विधेयक वगैरह, तो वहाँ तक है वो इसको कंटिन्यूस रखने के लिए जो मांग की जाती है। तो उसके लिए है वो जो आर्टिकल 113 के तहत है वो अनुदान की है वो मांग की जाती है, ठीक है, अनुदान की मांग की जाती है। अब इसमें एक्चुअली क्या है कि एक बात ये चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें वोटिंग नहीं होगी, बहस होगी, ठीक है। और बहस में ये है कि आप इसको जो रकम जितनी अनुदान के लिए रखी गई है उसको आप है वो उसमें कम कर सकते हैं, कम करने के लिए कह सकते हैं, या उसमें है वो विचार और कर सकते हैं, स्वीकार स्वीकार। लेकिन इसमें है वो आप बढ़ोतरी यानी वृद्धि नहीं कर सकते, ठीक है, वृद्धि नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, अगर लोकसभा अनुदान की मांग को है वो अगर अस्वीकार कर दे, ठीक है, तो ये समझ लेना कि ये अविश्वास प्रस्ताव की तरह ही काम करेगा। यानी फिर सरकार यानी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। अगर अनुदान जो की मांग की गई अगर वो अस्वीकार हो गई, तो फिर इसमें है वो अस्वीकार हो गई तो मंत्रिपरिषद को है वो त्यागपत्र देना पड़ेगा, और ये एक अविश्वास प्रस्ताव की तरह ही माना जाएगा। तो ये चीज़ है वो ध्यान रखनी है, ठीक है। और कटौती संबंधित कौन से प्रस्ताव है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे कटौती कर सकती है लेकिन वृद्धि नहीं कर सकती है। अगर जो अनुदान की मांग को अस्वीकार कर दिया तो समझ लो ये अविश्वास प्रस्ताव की तरह काम करेगा और मंत्रिपरिषद को वो त्यागपत्र देना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं 114 विनियोग विधेयक। इसमें ये होता है कि अगर आपको संचित निधि से कुछ भी निकालना है, संचित निधि से कुछ भी निकालना है तो आप विनियोग विधेयक के माध्यम से वो निकाल सकते हैं, ठीक है, विनियोग विधेयक के माध्यम से निकाल सकते हैं।
अब यहाँ पे विनियोग विधेयक की बात करें तो एक तरह से इसको है वो धन विधेयक की तरह ही ट्रीट किया जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना, धन विधेयक की तरह ट्रीट किया जाता है। और इसमें है वो विनियोग विधेयक को है वो लोकसभा में ही प्रस्तुत करना होता है, लोकसभा में प्रस्तुत, ठीक है। तो ये चीज़ है वो कुछ ध्यान रखनी है। विनियोग विधेयक, संचित नीति से संबंधित जो भी कुछ अगर आपको धन निकालना है उसके लिए है वो विनियोग विधेयक पारित करना पड़ेगा, और उसके बाद में ये एक धन विधेयक की तरह काम करता है और लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में कुछ और विधेयक है उसके बारे में क्विक देख लेते हैं कि उनसे संबंधित उनमें क्या क्या प्रावधान है। तो आर्टिकल 115 के तहत है वो, इसमें अनुपूरक अनुदान, अनुपूरक अनुदान, या इसको ये बोल सकते हैं कि आपको एक्स्ट्रा कुछ अनुदान चाहिए तो, जैसे मान लो 110 रुपये राशि स्वीकृत की गई लेकिन 115 रुपये 115 रुपये खर्च हो गए, तो ये जो 5 रुपये एक्स्ट्रा खर्च हो रहे हैं इसकी है वो मांग करना, ये फिर है वो अनुपूरक अनुदान के तहत है वो की जाती है। कि मान लो जितनी धनराशि अगर खर्च हो गई है तो ये है वो लोकसभा के समक्ष इसकी मांग की जाती है कि जो एक्स्ट्रा खर्च हो उसके लिए धन चाहिए, वो है वो अनुपूरक अनुदान के तहत आता है। अब बात करें तो जैसे मान लो एक होता है, इसकी थोड़ा सा ये ऑपोजिट देख लेते हैं, अधिक अनुदान, ठीक है। मान लो कि 110 रुपये का था और इस पे हमने वो ऑलरेडी 120 रुपये, ठीक है, खर्च कर दिए, यानी जितना था उससे भी ज़्यादा खर्च कर दिए। तो उसके बाद में ज़्यादा धनराशि अगर खर्च हो जाती है फिर अधिक अनुदान का है वो मैटर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें आर्टिकल 116 के तहत, तो इसके तहत है वो लेखानुदान, ठीक है, लेखानुदान होता है। तो इसके तहत में ये होता है कि जब है वो विनियोग विधेयक है वो पारित नहीं हो पाता है, तो अगर कुछ टाइम के लिए अगर धनराशि चाहिए तो जो विनियोग विधेयक में जितनी धनराशि आपने उल्लेख की है, विनियोग विधेयक में जो धनराशि के बारे में बताया गया उसका है वो 1/6 पार्ट है वो 2 मंथ के लिए है वो इसमें है वो मांगा जाता है। तो ये है वो लेखानुदान होता है ताकि ये वो सरकार का काम भी रुके नहीं, ठीक है। और उसके बाद में एक और वर्ड है प्रत्यानुदान। अब प्रत्यानुदान में ये होता है कि मान लीजिए कोई अगर सर्विस नई डाली है, ठीक है, सर्विस, तो उसमें ये होता है कि उसका है वो और ज़्यादा उसको फाइनेंस चाहिए तो अलग से है वो उसके लिए है वो धनराशि यानी अलग से धनराशि का प्रावधान करना, अलग से धनराशि का प्रावधान करना, तो ये है वो प्रत्यानुदान होता है, ठीक है। और एक और आता है इसके बाद में जिसको बोलते हैं अपवादानुदान, ठीक है। अपवादानुदान यानी अपवाद जैसा अनुदान। इसमें ये होता है कि जब बजट पास किया था तब है वो वैसी कोई सर्विस नहीं थी, कोई सेवा नहीं, ठीक है। बाद में नई सेवा लाई गई, ठीक है, नई सेवा, और नई सेवा हर जो उसके लिए है वो धनराशि चाहिए होती है, वो धनराशि अपवाद अनुदान के तहत दी जाती है। तो ये थे जो प्रमुख हमने देखे थे। सबसे पहले अगर बात की जाए तो हमने देखा था कि बजट संबंधित और जितने भी प्रावधान थे कि आर्टिकल 112 में, और एक ये चीज़ ध्यान रखना कि 112 से लेके 117 तक है वो, इसमें फाइनेंस से संबंधित जितने भी है वो आर्टिकल है उनका दिया गया है, फाइनेंस से संबंधित जितने भी है वो प्रक्रिया है उनका यहाँ पे उल्लेख किया गया है। उसके बाद में हमने देखे थे कि जो प्रमुख विधेयक कौन से हैं जो कि बजट के बाद में है वो लाए जाते हैं, उनके बारे में देखा था। और ये इतने ही विधेयक थे और होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल 6 लाइन्स, और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं।
टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।